सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे नए YouTube चैनल शिक्षा सवेरा में। क्योंकि ज्ञान एक अविरल धारा है और ये निरंतर बहती रहनी चाहिए। शिक्षा सवेरा के माध्यम से हम आपसे जुड़ रहे हैं और हम इसमें इतिहास, भूगोल के कुछ टॉपिक्स और राजनीति और राजस्थान की जीके के बारे में चर्चा करेंगे और मुख्य रूप से हमारा फोकस इसमें इतिहास और राजस्थान के इतिहास पर रहेगा। इसमें हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से टेलीग्राम ऐप पर भी जुड़ें, जिससे आपको नोट्स उपलब्ध होंगे और क्विज भी आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे उसके माध्यम से, जिसमें आप अपनी योग्यता का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पहली इंट्रोडक्शन क्लास। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि इतिहास क्या है, किसे इतिहास कहते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, रचना का क्या समय है, ये सब चीज़ें हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले बात करते हैं कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हम जब देखेंगे कि इतिहास एक जो शब्द है वो इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिका शब्द से बना है, जिसका जो अर्थ है वो है क्रमबद्ध व तथ्यात्मक अध्ययन। अतीत का क्रमबद्ध व तथ्यात्मक अध्ययन जो अन्वेषणों का अर्थ में लिख देता हूं, अनुसंधान पर आधारित। अर्थात इतिहास शब्द का क्या अर्थ हुआ कि अतीत का क्रमबद्ध व तथ्यात्मक अध्ययन जो अन्वेषणों पर आधारित होता है वही इतिहास कहलाता है। या इसको एक सिंपल परिभाषा के रूप में हम अतीत का क्रमबद्ध और तथ्यात्मक अध्ययन ही इतिहास कहलाता है, यह भी कह सकते हैं। इतिहास शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिका शब्द से हुई है। यह यूनानी शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है और इस यूनानी शब्द की उत्पत्ति भी कहाँ से आई है ये हम देख लेते हैं। इतिहास का जो पिता है वो शायद आप सबको पता ही होगा लगभग कि इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है हिस्टोरिका। देख लीजिए, हिस्टोरिका नाम मिल रहा है हमें, ठीक। तो हिस्टोरिका, और इस जो पुस्तक है इस पुस्तक में वर्णन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो वर्णन क्या है देखिए, इसमें वर्णन है यूनान व फारस, जिसको हम पर्शिया भी कहते हैं, के संबंधों का। यूनान व फारस के संबंधों का इसमें वर्णन है। वर्णन में क्या है तो हम आपको बता देते हैं कि मुख्य रूप से जो वर्णन है वह युद्धों का वर्णन है कि यूनान वासियों और फारस वासियों के बीच कितने युद्ध हुए, कब कब युद्ध हुए, उसका वर्णन हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में दिया है और यह इतिहास लेखन की प्रथम पुस्तिका मानी जाती है। तो यूनान से इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत हुई, दर्शन की शुरुआत भी वहीं से हुई है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हम भारत पे आते हैं, तो भारत का संबंध इससे जोड़ेंगे अब हम।
भारतीय इतिहास का पिता या जनक कौन है? भारतीय इतिहास का पिता या जनक है महर्षि वेदव्यास। प्राचीन काल के हिसाब से हम इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत भारत में कहाँ से मानते हैं? तो वेद व्यास जी के ग्रंथ से मानते हैं। और उनकी जो पुस्तक या ग्रंथ था वह था महाभारत। और इसमें आप सभी जानते हैं किस चीज का वर्णन है? तो कौरवों व पांडवों के मध्य जो युद्ध हुए उसका इसमें वर्णन है। अब अतीत का अध्ययन कर रहे हैं, क्रमबद्ध तथ्यात्मक अध्ययन है इतिहास। और इतिहास के पिता का हमने हेरोडोटस देखा। भारतीय इतिहास का पिता महर्षि वेदव्यास को कहते हैं। पुस्तक है इनकी महाभारत। वर्णन है कौरव पांडवों के मध्य युद्ध का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि राजस्थान से है। तो राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कौन है? राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक किन्हें कहा जाता है? तो राजस्थान के इतिहास का पिता या जनक कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। उनकी पुस्तक थी एनाल्स एंड एंटी ट्रीटीज ऑफ राजस्थान। इसमें वर्णन है राजस्थान का और राजस्थान की रियासतों में या उस समय के साम्राज्य और व्यवस्था के बारे में इसमें लिखा गया है। तो राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल जेम्स टॉड है। पुस्तक है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और इसमें वर्णन है राजस्थान से संबंधित। कर्नल जेम्स टॉड का एक अन्य नाम है घोड़े वाले बाबा, क्योंकि ये पूरे राजस्थान यानी पश्चिमी राजस्थान खासकर इसमें पूरे में घूमे। और कोटा में एक चौराहा है घोड़े वाला बाबा चौराहा, वो इनके नाम पर ही उस चौराहे को नाम दिया गया है। तो आगे हम बढ़ते हैं इतिहास में। तो जो शब्द है हिस्टोरिका, इसके बारे में पता चला। इसके बाद इतिहास के पिता, इतिहास का लेखन कहाँ से शुरू हुआ ये हम सबको पता चल गया है। और इतिहास के जो जनक हैं कहाँ कहाँ पर किन किन को जनक माना गया है, इतिहास लेखन की परंपरा कहाँ से शुरू हुई, इस सब के बारे में हमने एक मोटा मोटा अध्ययन कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि इतिहास में तिथि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तिथि अर्थात समय। आप सभी को ज्ञात है कि बिना समय के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती और एक समय का ही हमने क्रमबद्ध जो अध्ययन है उसी को इतिहास कहा है। तो इस समय को हमने एक दो विधियों से मापा है। एक को हम सूर्य राशि कहते हैं व दूसरे को हम चंद्र राशि कहते हैं। जो सूर्य राशि है उसके कैलेंडर या संवत अलग चलते हैं और चंद्र राशि का कैलेंडर अलग चलता है। सूर्य राशि में 365 दिन होते हैं। चंद्र राशि का हिसाब इससे 11 दिन पीछे चलता है, तो 11 दिन आप इसमें से माइनस कर सकते हैं। इसके बाद जो सूर्य राशि या सूर्य कैलेंडर है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई तो हम ये देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो तिथि या गणना जो हम इतिहास में ईसा पूर्व और ईसवी सन पढ़ते हैं उसके बारे में तभी चर्चा हम कर पाएंगे अच्छे से। तो सबसे पहली चीज है संवत या कैलेंडर। ये तिथि के अनुसार है, एक लगभग उस तिथि को हम ध्यान में रखेंगे।
पहला संवत है विक्रम संवत, प्राचीन है। इससे प्रचलित किया था विक्रमादित्य ने। और ये चलाया गया था 57 ईसा पूर्व में। इसके बाद हम आते हैं तो हमारा शक संवत आता है, जिसे कनिष्क ने चलाया था और इसको 78 ईस्वी में प्रचलित किया गया था। ईस्वी यहाँ ईसा पूर्व है, यहाँ ईस्वी है। इसके बाद एक प्रमुख संवत है गुप्त संवत, हालांकि इसका इतना प्रचलन नहीं है, फिर भी इसकी बात हम करते हैं यहाँ। और ये चलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने जब इसे चलाया तो टाइम पीरियड है 319 ईस्वी। यह गुप्त साम्राज्य से संबंधित चंद्रगुप्त है। इसके अलावा जो सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है वह है ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, और इसको चलाया था पोप ग्रेगरी 13वें ने। लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास 1542 या 52 के आसपास इसको चलाया गया था। 16वीं शताब्दी आप याद रखिए, 16वीं शताब्दी। इसको तब चलाया गया, लेकिन इसका सीधा संबंध था एक प्राचीन कैलेंडर जिसको हम बोलते हैं जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर से। जूलियन कैलेंडर पहले से चला रहा था। विक्रम संवत के बाद हम जूलियन कैलेंडर को आसपास उसके समय के साथ जोड़ सकते हैं। जूलियन कैलेंडर तब से चला रहा था। इसमें संशोधन करके पोप ग्रेगरी 13वें ने 1542 के बाद, लगभग 1542 यानी 16वीं शताब्दी, और अगर बात करें तो 16वीं शताब्दी के मध्य हिस्से में या उत्तरार्ध में ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। इसमें कुछ संशोधन किया था जूलियन कैलेंडर में, और संशोधन करके ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया जो 365 सही 1/4 दिन यानी 6 घंटे का होता है। इन 6 घंटे की जो त्रुटि थी जो जूलियन कैलेंडर में रह रही थी, इस त्रुटि को दूर किया था पोप ग्रेगरी ने, और इसको सही करके लीप वर्ष की गणना को शुरू किया था। तो लीप वर्ष की जो गणना थी वो किसने सही करवाई थी? पोप ग्रेगरी ने। जो जूलियन कैलेंडर में इससे दिनों का अंतर आ रहा था, इस दिनों के अंतर को किसने सुधरवाया? पोप ग्रेगरी ने। और सुधरवा के किस कैलेंडर को बनाया? ग्रेगोरियन कैलेंडर को बनाया। और ग्रेगोरियन कैलेंडर ही आज सामान्य कैलेंडर के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये तो सूर्य कैलेंडर हैं। ये संवत के आधार पर आप इनकी तारीख और प्रचलनकर्ता का नाम याद रखें, ये आपके भविष्य में काम आएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इसके बाद सबसे प्रमुख हम बात करेंगे तो दूसरा कैलेंडर एक चल रहा है जिसको हम हिजरी कैलेंडर भी बोलते हैं। यह इस्लामिक कैलेंडर है। सबसे पहली बात। दूसरी बात, यह चंद्र राशि पर आधारित है। अब हिजरी कैलेंडर का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो मोहम्मद साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं 622 ईस्वी में, तब से इसका प्रचलन माना जाता है। इस यात्रा को हिजरा का नाम दिया गया था। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरा नाम दिया गया था, और इस यात्रा के उपलक्ष्य में ही इस कैलेंडर का आरंभ बाद में खलीफा ने किया था। जब ये कैलेंडर का आरंभ किया जाएगा तो इस कैलेंडर को यदि हम वर्तमान से कंपेयर करें, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर से कंपेयर करें,
तो उसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ। C माइनस 622 गुणा 33 इंटू 32। इस सूत्र से हम हिजरी कैलेंडर को निकाल सकते हैं। जैसे वर्तमान में वर्ष चल रहा है 2023, माइनस करेंगे 622 गुणा 33 बटा 32। इसकी जो कैलकुलेशन है 622, 2000 में से 622 घटाने पे जो निकलेगी और भाग लगाने पर ये लगभग आएगी 1444 आएगी, 0.78 ऐसे कुछ समथिंग निकलेगा। तो इसको हम 1444 ना पढ़ करके इसको 1445 पढ़ सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है, एक राउंड ऑफ करते हैं 50.50 के बाद की जो वैल्यू बढ़ती है उसको हम अगला अंक का नंबर दे देते हैं। तो 11 दिन के अंतर की वजह से अभी अगर हिजरी संवत की बात करें तो कौन सा साल चल रहा है? 1445 हिजरी संवत, हिजरी सन चल रहा है। सूर्य कैलेंडर अलग है, वो 365 दिन का है। चंद्र वर्ष और सूर्य कैलेंडर में कुल 11 दिनों का अंतर आता है। 11 दिनों का अंतर आता है। हर वर्ष 11 दिन इसमें कम होते हैं और सूर्य कैलेंडर में 11 दिन ज़्यादा होते हैं। इस तरीके से हम जैसे जो 11 दिनों का अंतर आएगा उसकी वजह से पूरा ये डिफाइन हो जाएगा। तो सूत्र हो जाएगा H मतलब हिजरा बराबर C माइनस 622 इंटू 33 बटा 32। तो इस तरीके से हम हिजरी संवत निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को हम किस तरह से पढ़ें? पहला आ गया उसका शब्द के बारे में परिचय। दूसरा हुआ कि शब्द के अलावा हमारा जो मुख्य उद्देश्य था कि उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब हमने देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। तो इतिहास को जानने के स्रोत कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं? तो इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी स्रोत। इस तरीके से हम देखेंगे कि इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं मुख्य रूप से। पहला बात करते हैं तो पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, उपकरण, मृदभांड, इसके अतिरिक्त पुरातात्विक स्रोतों में ही गुहालेख, इनकी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त सिक्के, स्मारक, मंदिर, ताम्रपत्र, जो अभिलेख का ही एक प्रकार है, ताम्रपत्र, इन सबको हम पुरातात्विक स्रोतों की श्रेणी में रखते हैं। अब एक एक पे बात कर लेते हैं। तो पहली चीज, जो अभिलेख हैं वो अभिलेख स्तंभों पर भी हो सकते हैं, गुफाओं में भी हो सकते हैं, इनको गुहालेख बोल देते हैं। ताम्रपत्र पे होंगे, इनको ताम्रपत्र लेख बोल देते हैं। इसी प्रकार ये अलग अलग होते हैं। उपकरण, उपकरण में
ऐसी वस्तुएं जो हमें प्रागैतिहासिक काल की भी मिली हैं, जैसे पत्थर के औजार हैं, उपकरण में काम में आएंगे, वो हमारे अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी रहेंगे। इसके अलावा तांबे के उपकरण, लोहे के उपकरण जो उत्तर वैदिक काल में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा मृदभांड, हम मृदभांडों को अलग अलग नाम से, अलग अलग सभ्यताओं में उनको अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे गेरुवर्णी मृदभांड, ताम्रवर्णी मृदभांड, काले लाल रंग वाले मृदभांड। तो इन सबको, मृदभांडों को अलग अलग कैटेगरियों में सभ्यता के अनुसार बांटा गया है। ऐसे ही सिक्के, सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सिक्के हो गए, स्मारक हो गए, इसके अलावा मंदिर हो गए। मंदिरों में भी राजा महाराजाओं द्वारा जब उनका निर्माण किया जाता था तो निर्माण के बाद वहाँ पर अपनी प्रशस्ति लिख दी जाती थी, या अगर वो दान में दिए गए हैं मंदिर तो उनके बारे में पूरा लेख उस पर लिख दिया जाता था। तो ये इस प्रकार से मंदिर भी हमारे इन पुरातात्विक स्रोतों में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाते हैं। दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के बारे में भी लगभग आप सब कुछ जानते हैं, पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या चीज़ें हम लेंगे। तो साहित्यिक स्रोतों में हम क्या क्या चीज़ें लेंगे, तो सबसे पहला लेंगे ब्राह्मण साहित्य। ब्राह्मण साहित्य में आपके आ जाएगा वैदिक ग्रंथ, इसके अतिरिक्त आरण्यक, उपनिषद, पुराण, ये सब इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ, बौद्ध धर्म के ग्रंथ और जैन धर्म के ग्रंथ। अब आप देखिए, यहां हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, धर्म। तो साहित्यिक स्रोतों को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो कैटेगरी है वह है धार्मिक साहित्य, एक तरीके से जो धर्म से संबंधित है, और एक कैटेगरी है धर्मेतर साहित्य, जो धर्म से संबंधित नहीं है। तो जो धर्म से संबंधित नहीं है यानी वो अन्य पुस्तकें हैं, तो धर्मेतर साहित्य में अर्थशास्त्र, जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे चाणक्य ने लिखा था, और राष्ट्ररंगिणी जो कलहन ने लिखी थी, ऐसे ही विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, शूद्रक का मृच्छकटिकम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जो धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं, जिससे हमें उस समय के समाज की झलक देखने को मिलती है। विदेशी स्रोतों में हम देखेंगे, इसे यहाँ से हटा देते हैं, विदेशी स्रोतों में हम देखेंगे, विदेशी अर्थात आप सभी जानते हैं कि अंग्रेज हो गए, पर अंग्रेज सबसे बाद में हमारे लिए आए। सबसे प्रमुख रूप से अगर बात करें हम इसमें, तो भारत आने वाले जो विदेशी हैं उनमें सबसे प्रमुख ग्रंथ मिले हैं यूनानी यात्रियों के, इसके अलावा चीनी यात्रियों के, इसके अलावा अरबी यात्री, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इटली के निवासी आए। इसके अतिरिक्त अंग्रेज जो यहाँ पर लंबे समय तक रहे, उन्होंने, उनके द्वारा लिखित भी कई स्रोत हैं जिनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में एक जानकारी मिलती है। तो ये प्रमुख आपको याद होने चाहिए। इतिहास जानने के जो प्रमुख स्रोत हैं वो कौन से हैं, तो 3 हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी स्रोत। अब इतिहास के स्रोत तो हो गए, लेकिन ऐसे ही इतिहास को पढ़ने की कुछ विधाएं हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई अभिलेख मिल गया, तो आपको उसकी भाषा लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। जब तक आपको उसकी भाषा लिपि का ज्ञान नहीं होगा, आप उस अभिलेख के बारे में केवल बात कर सकते हैं, पर उसमें क्या लिखा है इसके बारे में आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो इतिहास को पढ़ने की या जानने की
विधाएं हैं, कुछ विधाएं अर्थात कुछ ज्ञान के महत्वपूर्ण केंद्र हैं, या किन किन शाखाओं में बंटकर हम किन किन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ये सब विधाएं इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। पहली है जो विधा जो इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वह है न्यूमिस्मैटिक्स अर्थात मुद्रा शास्त्र, और यहाँ कहें सिक्कों का अध्ययन। क्योंकि इतिहास भी एक विज्ञान की श्रेणी में है, आता है कहीं ना कहीं और उससे जुड़ा हुआ है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान ही है, तो उसको पढ़ने की भी कुछ विधाएं हैं। जैसे न्यूमिस्मैटिक्स इस विधा में पहले नंबर पर है। न्यूमिस्मैटिक अर्थात मुद्रा शास्त्र, जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, जैसे आहत सिक्के, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करने का जो स्रोत है वही अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमिस्मैटिक्स। वैज्ञानिक नाम है और इसको हम हिंदी में कहते हैं मुद्रा शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन। कई बार आपको केवल आकृतियां और कुछ निशान ही मिलेंगे, कोई नाम वगैरह या तिथि का अंकन नहीं मिलेगा। अब आहत सिक्के, तो इनको सबसे पहले आहत सिक्के नाम किसने दिया, तो इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने नाम दिया था। आहत या पंचमार्क नाम दिया था, पंचमार्क नाम दिया था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, इसके बारे में चर्चा हम मौर्य काल के अंतर्गत करेंगे, जब हम कुछ अभिलेखों के, अशोक के अभिलेखों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हैं जेम्स प्रिंसेप ने आहत या पंचमार्क ने नाम दिया। इसके बाद सोने के सिक्के, भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन राजाओं ने चलाए, तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी शासकों ने चलाए थे। इसके बारे में थोड़ा ध्यान इसके साथ होना चाहिए। अगला, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात कर दी जैसे मिनेंडर की, तो सबसे प्राचीन सोने का सिक्का, जब वो भी हिंद यूनानी है, तो सबसे प्राचीन सोने का सिक्का भी किसका मिला, मिनेंडर का सबसे प्राचीन सोने का सिक्का प्राप्त होता है। भारत में सोने का सबसे प्राचीन सिक्का किस राज्य का प्राप्त हुआ है, तो मिनेंडर का प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं, सिक्कों को मौर्य काल में पर्ण, धरण, कारशार्पण आदि नामों से भी जाना गया है। दूसरा है एपिग्राफी, और एपिग्राफी का मतलब है पूरा लेखा शास्त्र। पूरा लेखा शास्त्र अर्थात जितने भी अभिलेख आते हैं वो इस कैटेगरी में हैं। अभिलेख हमने बात की थी, स्तंभ लेख, गुहा लेख, गुफाओं पे लिखे हुए, इसके अतिरिक्त सिक्कों पर कोई लेख हैं तो उनका अध्ययन भी इसी के अंतर्गत हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण जो अभिलेख है वो अशोक के प्राप्त हुए हैं, और अशोक के अभिलेखों का अध्ययन जो किया वो सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने ही किया था। तो अशोक के अभिलेखों के बाद हम बात करते हैं, अगली जो विधि है वह है एंथ्रोपोलॉजी।
एंथ्रोपोलॉजी, इसे मानव शास्त्र कहते हैं। इसे मानव शास्त्र कहते हैं। इसका उपयोग क्यों है? क्योंकि इससे ही हमें मनुष्य के बारे में पता चलता है, तो इसी को मानव विज्ञान कह सकते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी, मानव विज्ञान क्या है? तो धरती पर सबसे पहले मानव का उद्भव कहाँ हुआ? धरती या पृथ्वी की बात करें पर सबसे पहले मानव का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप पर हुआ था। तो इसका अध्ययन हम किस में करते हैं? एंथ्रोपोलॉजी में। इसके अतिरिक्त मानव की उत्पत्ति से संबंधित जब हम चर्चा करेंगे तो मानव के कुछ नाम हैं, जैसे होमो हिबिलस, होमो इरेक्टस और होमो सैपियंस। आधुनिक मानव के कुछ नाम हैं। वर्तमान जो मानव है वो होमो सैपियंस का हिस्सा है, तो उसका अध्ययन भी हम एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में जब हम उसका अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन हमारे लिए एक तरीके से बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमें प्राचीन कालीन मानव के बारे में पता चलता है। तो ये हो गया एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 विधाएं हो गई जो हमें इतिहास अध्ययन में बड़ा सहयोग प्रदान करती हैं और इनसे हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण विधा पैलिएंटोलॉजी, पुरा लिपि शास्त्र। मुख्य रूप से हमें इनके नाम याद होने चाहिए, वैज्ञानिक नाम, और इसको किस नाम से और जाना जाता है ये नाम याद होने चाहिए। ये सीधे हमसे पूछ लिए जाते हैं। पैलिएंटोलॉजी या पुरालिपि शास्त्र क्या है? तो पैलिएंटोलॉजी या पुरालिपि शास्त्र है, इसमें हम पुरालिपियों का अध्ययन करते हैं। पुरालिपियों का अध्ययन करते हैं। अब पुरालिपियों में वे सब लिपियां आ जाएंगी जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक, इस तरीके की अलग अलग लिपियां हैं जो अशोक के अभिलेख में मिली है। प्राकृत जो लिपि है वह, तो इन सब लिपियों के जिसमें बात करते हैं वो है पैलिएंटोलॉजी या पुरालिपि शास्त्र, और पुरालिपियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। पुरालिपियों के जब अध्ययन की हम बात करेंगे तो कोई भी अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा हुआ है उससे संबंधित अध्ययन इसमें किया जाता है। ये चौथे नंबर का हमारा बिंदु हो गया। 5वें नंबर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है कार्बन डेटिंग पद्धति, और कार्बन डेटिंग पद्धति इसको C14 के नाम से भी जाना जाता है। इससे प्राणियों की उम्र का हमें पता लगता है। उम्र का पता लगता है। अब प्राणियों की उम्र का पता कैसे लगता है? कार्बन डेटिंग पद्धति, अर्थात यह कार्बन जो है रेडियो समस्थानिक आइसोटोप है। रेडियो समस्थानिक आइसोटोप का मतलब आप समझते हैं कि इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ पाया जाता है। अब रेडियोधर्मी पदार्थों की क्या खासियत है, वो इस कार्बन डेटिंग पद्धति में काम में आती है। प्राणी जब तक जीवित रहता है वो हवा और पानी से उसका कार्बन, प्राणियों में इस कार्बन का एकत्रीकरण होता रहता है, और जब यह प्राणी मृत हो जाते हैं, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों या कोई भी जीव हो, जब वो मर जाता है तो उसमें कार्बन का संग्रहण तो बंद हो जाएगा पर उसका क्षरण
एक तरीके से शुरू हो जाता है, उसका घटना शुरू हो जाता है और उस घटने के आधार पर ही कार्बन डेटिंग पद्धति से इसका पता लगाया जाता है। इसकी लगभग जो टाइम पीरियड निकलता है, कार्बन जो कम होता है उसकी मात्रा जो घटती है वो 5568 वर्षों में कम होती है। 5568 वर्षों में ये मात्रा कम होती चली जाती है। तो जैसे किसी जीव का पता मान लीजिए हमें 5568 वर्ष बाद लगेगा, तो उसमें कार्बन की मात्रा आधी रह गई है। और अगर उसका 11,000 वर्ष के आसपास पता लगता है तो वो मात्रा 1/4 हो चुकी है, तो उसका वर्ष इससे डबल हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो कार्बन की मात्रा के आधार पर उस जीव की आयु का पता लगा लिया जाता है। यह सबसे प्रमुख विधि है। तो पहली हमने बात की जो महत्वपूर्ण विधि, न्यूमिस्मेटिक्स, फिर एंथ्रोपोलॉजी, इसके बाद एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र, पैलिएंटोलॉजी पुरालिपि शास्त्र, कार्बन डेटिंग पद्धति, इन सब के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। और अब आगे हम जो चर्चा करेंगे वह करेंगे मुख्य रूप से कि इतिहास की शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो हमारी पहली क्लास में इतना ही। आपका सहयोग मिलता रहे और साथ बना रहे, इसके लिए हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और हमें सहयोग प्रदान कीजिए। हम आशा करते हैं कि हम आपको आपके जीवन की सफलता के उच्चतम शिखर पर ले जाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं। धन्यवाद।